नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना की वबा का सामना है। जब भी कोई वबा आती है उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दुनिया तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो लोग पहुंचाते हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर रहकर काम कर रहे होते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं अपने जनरल हॉस्पिटल की डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च लैब की प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा रब्बी के साथ। आप यहाँ पे जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जितनी भी टेस्टिंग हो रही है, सबको आप हेड कर रही हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से कोरोना ने सेंट्रल रिसर्च लैब जो है उसके वर्कलोड पे इफेक्ट किया है, किस तरीके से पूरी टेस्टिंग के मराहिल जो हैं वो चल रहे हैं और उनके फर्दर जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम इनसे सवाल करेंगे। तो जब कोरोना entered and we just affected with this one, तो I just have been asked the question, principal ने मुझे कहा तो can we do the testing, and I was the first one who admitted कि yes we can do the testing due to the lack of the logistics and all other things. We have to compromise our research lab and convert one part of the research lab into the corona testing lab, which alhamdulillah we have successfully done it. And I showed all of you that the clean ending where the people are entered in the morning, जब वो आते हैं सुबह तो क्लीन एंड से एंटर होते हैं, अपने शूज़ ऑफ करते हैं। फिर हमने सेपरेटली लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग डोनिंग रूम बनाए हैं जहाँ वो अपनी डोनिंग करते हैं, अपनी पीपीईज पहनते हैं और उसके बाद फ्रिज से अपने सैंपल की पूरी बास्केट कैरी करते हैं, बट डोंट ओपन इट, उसको आउटसाइड ओपन नहीं करते। उसको सेफ्टी कैबिनेट जो कि क्लास 2 से अबव सेफ्टी कैबिनेट हमारे पास है जो कि फुली ऑटोमेटेड है, यहाँ तक कवर है, ओनली हैंड्स गिव इनसाइड, और वो उस हैंड्स के साथ उस बास्केट को इनसाइड द सेफ्टी ही ओपन करते हैं। फिर उससे सैंपल्स की सेग्रीगेशन स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद सैंपल की पोरिंग, बिकॉज वी डू हैव द ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्टर फॉर द आरएनए एंड डीएनए एक्सट्रैक्शन। सैंपल्स की पोरिंग के बाद सारा स्टाफ जो है 1 by 1 24 96 का बैच ऑन कर देते हैं, and then they wait until the extraction of RNA done, and we are not allowing them to carry that RNA or the sample from one room to the other. We do have the ducts inside the small room, and through these ducts we transfer this material to the other lab, and the other lab, which is the clean lab known as the PCR amplification room, we do have 2 real-time PCR machines in which then these assays have been done. And then at the night, in the afternoon time, whether 5, 6 o'clock, 7 o'clock, we do analysis and then results of all the people, and where do we receive the sample. We are bound to give those results to those people one by one. क्या ये बाकी बात सच है कि ये वायरस म्यूटेट करता है, और क्या पाकिस्तान में आने वाला जो वायरस है उसका जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो ज़्यादा खतरनाक है या वो कम खतरनाक है दुनिया के दूसरे हिस्सों के वायरस की निस्बत? खतरनाक कम है या ज़्यादा, ये तो मैं आपको वक्त से पहले कुछ भी नहीं बता। जब ये नवंबर में वुहान में आया तो इट अफेक्ट ओनली वन जीन, इट ओनली अफेक्ट वन जीन, दैट वाज द एल जीन। उसके बाद वुहान से चला और वो पूरी दुनिया में ट्रेवल करता गया, और आपको ये पता है कि दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, हाईली म्यूटेटेड स्ट्रेन ऑफ दिस वायरस, और म्यूटेशन वहाँ होती है जहाँ जहाँ ये ज्योग्राफिकली ट्रैवल करेगा और म्यूटेट करेगा अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर ये यूरोप में गया तो वहाँ पर इसकी और म्यूटेशन स्ट्रीम डेवलप हुई, सही। एशिया में आया तो यहाँ पर और डेवलप हुई। अगर आप सिर्फ एक एल जीन आप डायग्नोज कर लेते हैं जो कि वुहान में सबसे पहले नवंबर में डिस्कवर हुई, तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ, एंड यू कैन नॉट से दैट यू आर फ्री ऑफ कोरोना or you are free of COVID, because you have to go all 3 genes now, because this gene is the mutated gene of the SARS. सही। और मैम ये किस तरीके से फैलता है, और साथ साथ हमें ये भी बता दें कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है। 14 डेज से पहले लोग आपके साथ मिल रहे हैं, सोशल गैदरिंग हो रही हैं, एंड दे आर ट्रांसमिटिंग दिस वायरस टू यू, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट अफेक्ट है जिससे हम इसको बच सकते हैं, अपने आप को या लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि वो इससे बच सकते हैं, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके आप सारे लें,
सोशल डिस्टेंसिंग करें, और उसके बाद आप गैदरिंग ना करें, क्राउड्स ना करें, लोगों को इनवाइट ना करें, खुद कहीं ऐसी जगहों पे मत जाएं। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोरोना आपके अंदर कुछ चल कर नहीं आएगा, मेक श्योर। मैम, ये पहली वबा नहीं है जो सांस के हवाले से आई है, तो इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो सांस की वबाएं आई हैं उनकी कुछ तारीख क्या है, किस किस तरीके से आई हैं? हर 100 ईयर्स के बाद ये एक आती है, और ये अच्छा। आपको भी पता है, हर 100 ईयर्स के बाद हम इस तरह के पैंडेमिक में हैं। 17 में, 100 में, 1800 में, 1900 में, एंड नाउ 2020। हर 100 ईयर के बाद वी शुड बी रेडी कि वी हैव टू फेस सम पैंडेमिक। मैम, जब ये वायरस आता है तो लोग कहते हैं कि साबुन से हाथ धोने से ये वायरस खत्म हो जाता है, तो किस तरीके से, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो हमें थोड़ा सा केमिकली समझाइएगा किस तरीके से साबुन से हाथ धोने से ये वायरस जो है वो खत्म होता है? साबुन एक डिटर्जेंट है आपका, और डिटर्जेंट आपके बहुत से बैक्टीरिया और वायरसेस खत्म करते हैं। आपके हर एक के मोबाइल पे आजकल टोन लगी हुई है, हर एक के मोबाइल पे, कि आप साबुन से बार बार हाथ धोएं। वो के सैनिटाइजर का यूज़ कहा गया है, लेकिन वो कभी भी वो पर्पस फुलफिल नहीं करते जो आपका डिटर्जेंट करता है। या कुछ लोग जो चिकन वगैरह या मटन वगैरह खाने का इरादा रखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको लगता है कि शायद ये वायरस जानवरों से भी लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? वायरस बिल्कुल जानवरों से ही ट्रांसफ़र हुआ है, ये तो बैट से ही ट्रांसफ़र हुआ है, Bat। जिसकी एक रिसर्च जो है इस वक्त अटलांटा यूनिवर्सिटी में हो रही है। CDC के जो सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल आपका एजेंसी है, वहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियली बैट रखे हैं, उस पे उन्होंने कुछ वायरसेस ग्रो करवाए हैं, और उन वायरसेस को कल्चर तो नहीं किया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेट ज़रूर किया गया है, चाहे वो RT-PCR से किया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, बट दे डिस्कवर्ड दैट दे स्प्रेड अमंग द ह्यूमन ड्यू टू दीज पेट्स। तो मैम, चिकन वगैरह या मटन वगैरह खाने से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है? चिकन और मटन खाने से तो ट्रांसफ़र नहीं होता, और दूसरी बात है कि जब तक आप उसको प्रॉपरली कुक नहीं करते, जो लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, कि वो रॉ होता है मीट उस वक्त ना उसकी सफाई हुई होती है, उस वक्त ना वो हाइजीनिक कंडीशन में होता है, तो उस वक्त उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि उनको उस वक्त क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। हमारे पास तो वो एंड पे आता है फिर भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो उस बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व हैं, उसकी सेक्रीफाइस से लेकर, उसके मीट बनाने से लेकर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, बिकॉज दे आर ऑल द टाइम एक्सपोज विद दिस वन। और आपको ये पता है कि चाइना में जब हुआ था तो उसके बाद उन्होंने वो अपनी मार्केट्स बंद कर दी गई थी। मैम, आजकल जो कंफर्मेटरी टेस्ट चल रहे हैं जैसे PCR है, वो कितने काबिल भरोसा है, और क्या वो किसी सांस की दूसरी बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकते हैं? इसमें जो फॉल्स पॉजिटिव होता है उसकी शरह क्या है? PCR आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो इतना सेंसिटिव है कि उसके बाद अभी तक कोई टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। आपको पता है बहुत सी ऐसी डिजीजेस जिसमें दूसरे सारे टेस्ट इतने रिलायबल नहीं होते, वहाँ पर भी लोगों को कहा जाता है कि आप अपना PCR करवा के लाएं, और वो पुराने PCR का तो ज़माना गुजर गया, अब तो रियल टाइम का ज़माना है, जो कि आपकी इवन 15 नंबर ऑफ वायरसेस को भी डिटेक्ट कर लेता है पर मिल ऑफ द पेशेंट। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि हाउ मच इट इज़ सेंसिटिव। और रह गई उसकी कंफर्मेटरी की बात, तो आई कंफर्म बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 25 years, सो आई कैन कंफर्म इट विद ऑल माई श्योरिटी कि इसके बाद कोई टेस्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता। नंबर 1, बिकॉज वो जाकर आपके प्राइमर को टच करता है, प्राइमर जो आपका A, T, C, G तक लेवल तक है उसको टच करता है। तो आप ये सोचें कि जब उसको उसके साथ का न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो जाके वो अटैच होगा, इतना सेंसिटिव है। अगर नहीं मिलेगा तो वो लीच आउट हो जाएगा, तो उसको नेगेटिव कर देगा। और हर एक बैच के साथ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल लगता है, आपके इंटरनल कंट्रोल होते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट, जो कि डिफरेंट पॉजिटिव स्टैंडर्ड्स कैरी करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भी ये फॉल्स पॉजिटिव आएंगे, इसमें फॉल्स नेगेटिव आएंगे, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लो, इवन 0.0 समथिंग। आखिर पर आप चूंकि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे रहकर काम कर रही हैं, और जैसे आपने हमें ऑफ द कैमरा बताया कि 2 महीने से आपने कोई रेस्ट नहीं ली, तो हमारे नाजरीन के लिए कोई खास पैगाम कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल करीब से देखा हुआ है, तो लोगों के लिए कोई खास पैगाम आप कोरोना वायरस के हवाले से देना चाहती हैं? सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों को बचाएं, खुद बचें, अपने घर के बुजुर्गों को बचाएं। ये मत सोचें कि आपके बच्चे बाहर गए या आपके यंगस्टर्स बाहर गए,
एंड दे केम बैक एंड दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स। मैंने आपको बताया कि शुरू में ये एसिम्प्टोमेटिक है, फॉर 14 days he or she doesn't develop any symptom। लेकिन कोई भी यंग या कोई भी यंगस्टर बाहर जाता है और वो कैरी करके ले आता है, he is only the carrier, he is not developing, but he can pass on to the other family member who are elder or above the 50 years। so please keep them safe। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जान मार रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो आप लोगों के लिए एक ही पैगाम है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और महफूज रहें। अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं आप सिर्फ इसी तरीके से। बहुत शुक्रिया आपके लिए। उम्मीद है ये मालूमात बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। इसको शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं।